सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अजीब बात है, दोहरा मयार है अपोजिशन का, पीडीएम का। एक तरफ सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जहां लॉकडाउन लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ नून लीग की भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, वहां भी मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन पीडीएम मानने को तैयार नहीं कि उनके जलसों से उनको रोका जाए, और पेशावर इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। लेकिन पीडीएम बज़िद है कि हर सूरत कुछ भी हो जाए, जलसा हर सूरत किया जाएगा। अब ये टकराव की कैफियत है, क्या मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है? कोरोना के केसेस रोज़ बर रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। खदशा इस चीज़ का भी जाहिर किया जा रहा है कि ये दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है, हलाकों में इजाफा हो सकता है। और कई महीने के बाद देखा गया है कि अब 2500 से ज़्यादा केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होने लग गए हैं। ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। लेकिन साथ ही ये भी सोचा जा रहा है कि शायद हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कोशिशें शुरू की गई हैं, लेकिन अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि हुकूमत से तो किसी सूरत मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, तो मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ और सिर्फ फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस तरह की बात की जाती है। और बाबर अवान साहब ने ये इशारा भी दे दिया है कि जिस तरह से नून लीग चल रही है इस पर पाबंदी भी लग सकती है। ये कितनी संजीदा बात है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इन सब पर बात करेंगे। और मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ और सबूत, और नैब की इंक्वायरीज का मुकम्मल होना, शहबाज शरीफ के ख़ानदान के हवाले से मज़ीद सबूत सामने आना, वो लोग जो पाकिस्तान से गए नहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर रहे हैं, और किस तरह जाली अकाउंट्स का ये धंधा बढ़ता चला जा रहा है, इन सब पर बात करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, ये क्या हम सियासत में, हमारे सियासी रहनुमा इतने आगे चले जाते हैं कि इनको लगता है कि इनका जलसा ना हुआ तो क्या होगा, और अगर जलसा होगा तो इनको अंदाज़ा है कि उससे कितना ज़्यादा ख़तरा हो सकता है? बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा कि कोयटा जलसे के बाद 3 गुना इजाफा हुआ केसेस में कोरोना के। उसामा साहब, अवाम लोग इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। उनकी हैसियत कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है, जिनको सिर्फ ये अपने सियासी मफादात के लिए और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें कि ये लोग मुनाफकत इनकी देखें कि सिंध में मुख्तार भुट्टो जरदारी की मंगनी है 27 नवंबर को जी, और उनके कार्ड जो हैं वो बांटे जा चुके हैं। उस कार्ड के अंदर लिखा हुआ है कि मंगनी की रस्म में जो लोग आएंगे उनके पास कोरोना के हवाले से नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट या सर्टिफिकेट होना लाजमी है। यानी कि वो बंदा जिसके पास कोरोना के हवाले से नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट नहीं होगी वो एंटर नहीं हो सकता। इनके अपने घर के जो इवेंट्स हैं उसमें तो जो भी आएगा वो कोरोना का टेस्ट उसके पास होना चाहिए, उसमें ये लाजमी होना चाहिए कि वो कोरोना उसको नहीं है और मेडिकल रिपोर्ट साथ लेके आए या पहले जमा करवाए। और पेशावर में ये बना देंगे कोई बहुत दूर, कोई 20 फुट 30 फुट दूर एक बड़ा सा बना देंगे वहाँ पर कंटेनर और स्टेज जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो की जाएगी। और आम कीड़े मकोड़े आप जैसे मेरे जैसे जिनको पूरे पंजाब से पाकिस्तान से इकट्ठा किया जाएगा, मदारिस के बच्चों को इकट्ठा किया जाएगा, उनको ये बिठा देंगे ग्राउंड में, वो एक जमे गफीर इकट्ठा करके और पूरी कौम को ये कोरोना लगा देंगे। ये है इनका क्राइटेरिया, ये हैं इनके डबल स्टैंडर्ड्स कि घर में जनाब वहाँ पर घर की एंट्री के लिए आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन जलसे जुलूसों के लिए कोई ऐसी चीज़ या तो ठीक है, ये गवर्नमेंट ये कंडीशन लगा दे कि जलसे में जो भी बंदा आएगा वो अपना मेडिकल रिपोर्ट साथ लेके आए, उसी को एंट्री दी जाएगी जिसके पास नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट होगी, और वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क फॉलो करवा लेंगे हम। सर नहीं, एसओपी साहब कहाँ एसओपी फॉलो हुआ है? गुजरांवाला में एसओपी फॉलो हुआ, कराची में एसओपी फॉलो हुआ, कोयटा में एसओपी फॉलो हुआ। अभी परसों मरियम ने स्वात में जलसा किया, मानसेरा में जलसा किया है। मुझे पता है कौन सा एसओपी फॉलो हुआ है जो अब हो जाएगा? एक भी नहीं सर, एसओपी कोई एसओपी आजाद कश्मीर में जलसे कर, मैं आपको ये कह रहा हूँ की हुकूमत है। मैं आपसे सर अर्ज कर रहा हूँ कि अवाम की हैसियत कीड़ा मकोड़ों की है, उससे ज़्यादा उनकी कोई औकात नहीं है। इनके नज़दीक ये सिर्फ अपने सियासी मफादात वो अजीज़ हैं
अवाम अजीज़ नहीं है। जो कोरोना के हालात हैं, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, जिस तरह से कोरोना के हवाले से हलाकतें हो रही हैं, मैं पीओ पार्टी बिलावल को सोचना चाहिए। उनके चीफ मिनिस्टर जो बड़े पैम्पर्ड चीफ मिनिस्टर हाउस में रह रहे हैं, वहाँ पर जनाब सारे SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनको कोरोना हो गया। वज़ीर तो हाथ जोड़ के कहते थे, हाथ जोड़ते थे कि खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये वक्त सियासत का नहीं है, आप ये बस लॉकडाउन कर दें, और बड़ा सख्त लॉकडाउन करते हैं जी, हमें लॉकडाउन नहीं करने दिया जा रहा, ये वफाकी हुकूमत उस तरह का लॉकडाउन ही नहीं कर रही। ये तो हाथ जोड़े और किस तरह से इन्होंने किया सब कुछ, और अब खुद भी शिकार अल्लाह उनको सेहत दे। और सफदर अमान साहब हो गए, वहाँ पर कमरजमान कायरा गिलगित बल्तिस्तान में देख लिया, तो ये तो इसका मतलब है कि और इनको पता है कि इस जलसे से कोई हुकूमत तो नहीं गिर जानी, या अगर आप महीना 2 माह ठहर जाएंगे तो उससे क्या क़यामत आ जाएगी, ये भी समझ नहीं आ रहा। साहब शादी हाल बंद हो गए, स्कूल 24 को स्कूलों पे भी फैसला हो ना स्कूल खुलने या नहीं खुलने जी। कोरोना की एक खौफनाक लहर है, ये अब फिर कोरोना म्यूटेट कर गया है। आप देखें कि जो हलाकतें हो रही हैं वो 5 और 6 दिन के अंदर अंदर हो रही हैं। पहले कोरोना के लोग सस्टेन करते थे 10, 15, 20 दिन, लेकिन इस दफ़ा जो म्यूटेट किया वो इंतहाई ख़तरनाक है। और जिस तरह के मौसमी हालात हैं उसमें इसके फैलने का जो अंदेशा वो बहुत ज़्यादा है। सारा यूरोप, अमेरिका, वहाँ पर कितनी स्पीड से कोरोना फैल रहा है। आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया में देख लें कि वहाँ पर कितना खौफनाक तरीके से कोरोना फैल रहा है। मुझे एक बात बताएं, इससे आपने जिस तरह से कहा कि इससे क्या हासिल हो जाएगा, ना हुकूमत गिरनी है, ना कुछ गेन होना है। हाँ, आप सिर्फ ये करेंगे कि आपको जो इंडिया की तरफ से एजेंडा आया है, आप वहाँ पर इदारों को गालियाँ देंगे, कोर्ट्स को गालियाँ देंगे, तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं करना। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उसमें अपना कथासित कर लें, अपनी भड़ास निकाल लें। वैसे तो अदालतों में चले जाएं, पिटिशन ले जाएं, इलेक्शन कमीशन के गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ ले जाएं कि जी वहाँ पर रैगिंग हुई है, सबूत वहाँ पर लेकर चले जाएं। पहले इलेक्शन कमीशन को दिखाएं, हमारे सबके मीडिया को दिखाएं कि देखें ये जनाब वो ये हुआ, सबूत है ही कोई नहीं है, सबूत इनके पास है ही कोई नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई है। कोई एक सबूत सामने नहीं आया। सबूत क्या जी, हमारे बंदे तोड़ लिए गए। बंदे, मेरा मतलब है कि उसको सर वो तो 2015 में भी तोड़े गए थे, 2009 में भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, हर इलेक्शन में तोड़े जाते हैं। आप ये खुद तोड़ते रहे हैं। जब 2002 में, जब 2008 में मियां साहब आए थे, उस वक्त नून लीग के कितने लोग थे, और 2008 के इलेक्शन में कितनी दुनिया टूट के इनके पास आई, 2013 में कितनी दुनिया इनके पास टूट के आई। क्या वो इलेक्शन रिग नहीं थे? क्या वहां पर वो उस वक्त मैनूवरिंग नहीं हो रही थी? साहब ये सिर्फ ये अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, और इनके नजदीक अवाम की, आम लोगों की जिंदगी की अहमियत कुछ भी नहीं है। यकीन जाने अगर इनमें जरा भी दिल होता, जरा भी अवाम का एहसास होता ना, तो ये इस वक्त खुद कहते कि जनाब कोरोना है, अवाम की जिंदगी को खतरा है, हम नहीं भाई, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। सियासत तो होती रहेगी, सियासत चलती रहेगी, अवाम की जिंदगी से, लोगों की जिंदगी से अहम कोई चीज नहीं है। मरियम साहिबा किसी से मिलती नहीं थी, कोरोना नहीं भी था, नहीं मिलती थी। सर ये बेरहम लोग हैं। अच्छा, बेरहम लोग हैं, इनके दिल, इनके सीने में दिल नहीं है, ना अवाम का कोई एहसास है। असद करल साहब, फिर क्या होना चाहिए? क्योंकि सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि जरूरी नहीं है कि एक शख्स है और उसमें वो अलामात जाहिर हो जाए या वो बीमार हो जाए, वो किसी और को बीमार कर सकता है। वो कैरियर बन सकता है कि वो जाकर किसी और को, किसी अपने घर वाले, किसी बूढ़े को, किसी बीमार शख्स को वो बीमारी फैला दे, खुद उसको पता भी नहीं चलेगा, वो बिल्कुल सेहतमंद रहेगा। और ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये डिटेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये तो शख्स जलसे में गया ही नहीं, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो गया था और उससे मिलने आया है, कहीं भी किसी दुकान पर चले गए, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। तो क्या फिर सिर्फ ये है कि जी आप इजाजत नहीं दे रहे, हुकूमत हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए, या कोई सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है? देखिए, दो चीजें, इंसानी जानों से खेलने का मुकदमा भी बन सकता है, उनको इक़दाम कत्ल का मुकदमा बन सकता है। क्या आप समझते हैं ये सब दो चीजें इस वक्त मौजूद हैं, और उसकी मौजूदगी के बावजूद ये जो पार्टी ऑर्गेनाइजर जो है, जो इंतजामिया को दरखास्तें देते हैं जलसों की इजाज़त के लिए, उनको चूँकि पता है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान के अमल जो अंदर है, अमलदारी कानून की नहीं है। अगर कानून की अमलदारी हो तो दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि कैबिनेट ने फैसला किया कि जो अगर किसी अवामी इज्तिमा में किसी बंदे को कोरोना अगर हुआ तो उसकी जो कार्रवाई है उस हवाले से वो ऑर्गेनाइज़र जो है उसके ख़िलाफ़ की जाएगी। नंबर एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े वाज़ेह फैसला दिया और उन्होंने कहा कि इस वक्त गैर मामूली हालात है और लोगों की ज़िंदगियों से अहम कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा ये जलसे जुलूस, ये जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। साहब
अब दो चीजें मौजूद है। सरकारी रिपोर्ट है, बलूचिस्तान हुकूमत कह रही है 3 गुना इजाफा हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, सरकारी रिपोर्ट से अब राना सनाउल्लाह साहब का इस मामले के ऊपर पेशावर की तरफ से, इंतजाम की तरफ से कोई इजाजत नहीं। मुझे ये बताइए, लेकिन अगर जलसा होता है तो फिर क्या तमाशा? खैर साहब, आपके आने से पहले एक बात हो रही थी, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ये एक मजाक है। सर आपके आने से अब पूरी दुनिया ने, पहले पनामा को भी उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि जहां से ले ये बन गया। जी डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले बात हो रही थी कि 27 नवंबर को बख्तावर भुट्टो की मंगनी है, उसकी रस्म है। वहां पर कार्ड में ये लिखा गया कि जो भी बंदा आएगा उसके पास कोरोना के हवाले से नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट मस्ट है। और यहाँ पर लोगों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। यही फर्क अपने घर में जो दाखिल हो उसके पास मेडिकल रिपोर्ट हो और वहां पर लाखों लोग इकट्ठे करें, वो क्यों लॉकडाउन लगा रही है? खतरे में डाल दें। मुझे बताएं, साफ जाहिर है बिलावल और बख्तावर सबसे बेहतर है। बात तो ये है कि उसामा साहब आम आदमी तो उनके सामने औकात क्या है, भेड़ बकरियों और कीड़े मकोड़ों जैसी है। खुद तो वो मास्क पहनते हैं, आवाम से सोशल डिस्टेंस क्या, वो तो 20-20 40-40 फुट पर दूर होता है उनका स्टेज, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जो उनके हरकारे हैं उन्होंने भी मास्क लगाए होते हैं। अच्छा, ये उनके आगे पीछे जो दरबारी हैं वो सवारी है। खैर साहब, 3 दिन पहले मानसहरे में जो जलसा हुआ है उसमें मुझे बता दें कि कौन से SOPs फॉलो किए गए। तो यही मैं कह रहा हूं ना कि अगर बख्तावर की एंगेजमेंट होगी तो वहां पे तो पार्टिसिपेंट जो हालांकि मेहमान होते हैं उनकी तजलील वाली बात है ना कि आप ये टेस्ट करा के आए, तो क्या जरूरत है लोगों को इतना? अगर कोई टेस्ट करा के जा रहा है तो उससे बेहतर है ना जाए। मतलब आप अपने तौर पे प्रिवेंटिव मेजर्स लें, आप वहां पे सैनिटाइजर रखें, आप हैंड वॉश का करें, आप उनको मास्क वहां पे दे दें, जो बंदा आता है उसको पकड़ा दें। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी का। फैसल करीम कुंडी साहब, हम देख रहे हैं कराची में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, वहां लॉकडाउन है, लेकिन फिर पेशावर में क्यों जलसा? जी कुंडी साहब। जी हेलो जी फैसल करीम कुंडी साहब, आपको आवाज आ रही है? अभी आ रही है जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कराची में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, वहां लॉकडाउन है, लेकिन फिर पेशावर में PDM जलसे पर बजिद क्यों है जब पता है कि इससे कोरोना फैलेगा? आपके सवाल से मैं कह रहा हूं कि पेशावर में PDM को इजाजत नहीं मिली जलसे की, इंतजामिया नहीं दी, लेकिन फिर जी कुंडी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अभी सुन सकता हूं। जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि पेशावर में क्यों PDM जलसा कर रही है जबकि पता है कि कोरोना फैलेगा, इंतजामी इजाजत भी नहीं दे रही। कराची में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, वहां लॉकडाउन है। देखिए, कोरोना का सवाल है, हमने अपने तमाम वर्करों से, तमाम लीडरशिप से ये कहा हुआ है कि जितने भी वर्कर्स आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, उनके साथ मास्क होने चाहिए, सैनिटाइजर होने चाहिए, ताकि कोरोना के जो SOP है उसको हम फॉलो करें। दूसरी बात यह है कि उसी दिन 22 तारीख को जमात इस्लामी एक जलसा KPK में करने जा रही है, जिसको जो है वो हाई कोर्ट ने जो है उनको इजाजत दी है कि वो जलसा करें। लिहाजा जो है वो सूबाई हुकूमत से हमने बहुत पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है इजाजत दी जाए। आज उन्होंने हमारे साथ मशवरत के बगैर उन्होंने जो है बताया कि आप जलसा नहीं कर सकते हैं। उनको तो चाहिए था हमें साथ बिठाते, हमसे बात करते। ये वही इमरान खान है जो कहते थे कि मैं अपोजिशन को कंटेनर दूंगा, मैं अपोजिशन जो है वो आए, हम उनको कंटेनर देंगे। आज उनके कंटेनर किधर हैं? आज वो जो है खाइफ हो रहे हैं, आज कोरोना के पीछे वो छुप रहे हैं। लेकिन PDM ने ये फैसला किया है, हमने ये फैसला किया है कि बिल्कुल 22 तारीख को जलसा होगा, चाहे हमें हुकूमत इजाजत दे, चाहे हमें इजाजत न दे। कराची में शादी हॉल्स हों, दीगर मकामात हों, फिर वहां भी SOPs का तो है, फिर उनको लॉकडाउन में क्यों बंद किया जा रहा है या 10 बजे के साथ? वहां तो आसानी से हो सकता है, यहाँ तो हजारों लोग होंगे जलसे में, वहां चंद सैकड़ों लोग हैं। ये बात तो पहले जब कोरोना था, तो जब सूबाई हुकूमत KPK ये कह रही होती थी कि ये तो फ्लू है, ये इमरान खान साहब कह रहे थे तो फ्लू है, कोरोना नहीं है। अब इनको ख्याल आ गया जब PDM के जलसे हो रहे हैं, तो अब इनको पता चल गया कि ये कोरोना हो चुका, कोरोना है, बहुत सीरियस है। अब वो फ्लू कहाँ पर चला गया, अब वो जो है उनकी बातें पुरानी कहाँ चली गई। अब वो जो SOPs तो फिर करे ना, पाकिस्तान पूरे में इम्प्लीमेंट करे। रिसेंटली उन्होंने स्वात में जलसा किया, उस वक्त कोरोना नहीं था। अभी अपने प्रोग्राम करते हैं तो कोरोना नहीं था। अभी आपने एक हवाला दिया कि जमात इस्लामी जो है उसको इजाजत मिल गई है हाई कोर्ट से, तो आपने कहा जी हमें हुकूमत इजाजत नहीं भी देती तो हम अपने कानून हाथ में हम लेंगे, तो आप भी अदालत में जाए, ये तरीका ठीक है? या ये एक जिस तरीके से आप कह रहे हैं, एक मतलब आप इतने बड़े ओहदों पे भी रहे हैं,
और आप ये ऐलान कह रहे हैं कि हम गैर कानूनी इक़दाम बगैर इजाज़त के भी हम करेंगे। ये इसकी बजाय आप अदालत जाने का कानूनी रास्ता इख्तियार करने का, वो बात ठीक है या ये बात ठीक है जो आप कर रहे हैं? देखें, हमने जो है प्लान बहुत पहले से बनाया था, हमने हुकूमत को बताया था। हम इमरान खान की तरह बिल नहीं जलाएंगे, सिविल नाफरमानी नहीं करेंगे, स्टेट के बिल्डिंग्स पे हमला नहीं करेंगे, हम पुलिस के अफसरों को अपने वर्गों के जरिए नहीं मार पिटवाएंगे, हम वो चीजें नहीं करेंगे। आप देखें, जब इमरान 120 दिन धरना दे रहा था, उससे तो क्या क्या कुछ नहीं कर रहा होता था, क्या क्या बयान नहीं दे रहा था। तो लिहाजा जो है अब हमारे उसमें एक दिन रह गया है। हमने हुकूमत से कहा है कि हमने जलसा करना है और हमने हर सूरत में करना है और हर सूरत में जलसा होगा। अच्छा, इससे अगर खुदा न खास्ता फैलता है कोरोना, और क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि कोयटा जलसे के बाद 3 गुना इजाफा हो गया केसेस में, तो फिर आप क्या इस पर समझते हैं कि तब भी हुकूमत जिम्मेदार होगी? अल्लाह ताला जो है हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बाकी जो चीज़ें हुई हैं, चाहे वो वाक़यात हुए हैं, क्या हुकूमत उसका जिम्मा। आज मुझे बताएं कि पेशावर में परसों बर्डाबेर में जिस तरीके से एक वाक़या हुआ है, क्या उसमें हुकूमत ने एक्शन ली है? क्या जो है साहिवाल इंसिडेंट हुआ है, उनके साथ उन्होंने क्या किया? हुकूमत उसमें जिम्मेवार नहीं थी। अब मुझे बताएं कि जो है दावड़ SP जो KPK का था, उसको जो शहीद किया गया था, उसकी रिपोर्टें किधर है? बहुत इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। जो है जलसा हमारा इंशाल्लाह 22 को भी होगा, 30 को भी होगा और 13 दिसंबर को भी होगा, और इंशाल्लाह जो है हम अपने पूरे SOP को फॉलो करेंगे और जलसा करेंगे हुकूमत के खिलाफ। ये हुकूमत जो है कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। इन प्रिंसिपल आप समझते हैं कि सबको इजाजत होनी चाहिए जलसे जुलूस करने की पूरे मुल्क में? आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए? मिसाल के तौर पे कराची में, सिंध में कोई भी शख्स जलसे करना चाहता है उसको इजाजत होनी चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। हमने जलसा किया, हुकूमत जलसा करना चाहती है, पहले भी जलसा करे। फिर में जहाँ पे करना चाहते हैं उन्होंने पहले भी जलसे किए हैं, उन्होंने जो है जलसे किए हैं, उन्होंने शुरुआत में जलसा किया है। अभी इन्होंने रिसेंटली 21 तारीख को नौशेरे में जलसा करना था, लेकिन उनसे जलसा हो नहीं पा रहा, उनके पास लोग जा नहीं रहे। नौशेरे में उनका शुरुआत में तो डबल स्टैंडर्ड पे शादियों पर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उससे लोगों का कारोबार तबाह हो रहा है। अभी 2 दिन पहले मरियम नवाज ने मानसहरा में जलसा किया, SOP की कोई SOP फॉलो नहीं किया गया। हमने देखा वहाँ पे इतनी दुनिया थी, वो सारी इकट्ठी हुई थी, कोई SOP फॉलो नहीं किया गया। तो पेशावर जलसे में किस तरह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि SOP फॉलो किए जाएंगे? हमारी पूरी कोशिश होगी, इंशाल्लाह हम SOP फॉलो करेंगे। हमने अपने तमाम वर्करों से कहा हुआ है, हमने तमाम अपने लीडरशिप से कहा है, जो वहाँ से आएंगे उनको हमने कहा हुआ है कि SOP को फॉलो करेंगे, मास्क भी होंगे, सैनिटाइजर भी साथ लें। नहीं, मास्क आप खुद प्रोवाइड करेंगे, सैनिटाइजर आप खुद प्रोवाइड करेंगे, या जो वर्कर आएंगे वो खुद अपने साथ लेके? हम भी प्रोवाइड करेंगे, हमारे जो लीडरशिप आ रही है वो भी साथ देंगे कि वो उनको भी वो देंगे जिनके पास नहीं, इंशाल्लाह हम उनको प्रोवाइड। अच्छा गुंडी साहब, फिर एक गुजारिश ये है कि आप फिर ये भी चीज़ उठाएं, पार्लियामेंट में उठाएं कि जितने ये लॉकडाउन हो रहे हैं, शादी हॉल से बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का, उनके रोजगार का, दीगर जगहों पर जिस तरह से लॉकडाउन हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। SOPs बस फॉलो करवाएं, खत्म बात। होना चाहिए जी, पार्लियामेंटर इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। मैं तो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं हूँ, अगर मैं पार्लियामेंट होऊंगा कि मैं जो ये आपकी पार्टी तो है, इंशाल्लाह उसको पूरा करता, मैं उसको ठीक है, बहुत मैं अगर होता तो अपनी ख्वाहिश पूरी करता। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे जो है SOP को फॉलो करना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें, पिछली दफा भी ऐसी चीजों में हुआ था, बाकी चीजों को हुआ था। अब देखिए, हम एक ऐसी कौम है जो हम जुमा नमाज पढ़ने, हमने पिछली दफा भी मस्जिदों में बनने लगे थे, लेकिन जुमा नमाज उसी तरह हो रही थी, तरावी हो रही थी, सब कुछ हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि अपोजिशन PDM के जलसे हो रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है कि जो है कोरोना बहुत बढ़ रहा है। कुंडी साहब, असल में होता यह है कि अब देखिए कराची में तो सिंध हुकूमत है, वो तो लॉकडाउन लगा रही है, कराची में कई अजला में लॉकडाउन लगा दिया गया है, कई जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन। अब ये अजीब बात लगती है कि कहीं आप लॉकडाउन कर रहे हैं कि जी लोग नहीं निकल सकते। पिछले जब लॉकडाउन था तो फेडरल हुकूमत नहीं मान रही थी। वो गलत करेंगे तो हम कह रहे थे, वो गलत करेंगे तो सभी को इजाजत है। अब देखें, अब हमारे जो जलसे हमने डेट दे दिए हैं, जब हमारी डेट खत्म होगी फिर हम उसके ऊपर देखेंगे। लेकिन हम 22 तारीख का जलसा जो है वो हम किसी सूरत में कैंसिल नहीं कर सकते, इंशाल्लाह हम करेंगे और हर सूरत में भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम गुंडी साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये अब लग रहा है बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब की होके रहने हैं ये जलसे जुलूस, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर ये शादी हॉल्स बंद करना, मार्केटें वक्त पर बंद करना, वहाँ तो लोगों का नुकसान, उनके रोजगार का भी नुकसान है। अगर मैं समझता हूँ ठीक है, मामला है इंसानी जानों से बढ़कर कुछ नहीं। मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी को यकीनी नहीं बनाएंगे और अक्रॉस दी बोर्ड अमलदारी नहीं करेंगे। मुझे बताएं, दफा 144 की बात हो, पाबंदी की बात हो, आप शादी हालों के ऊपर तो आप फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे,
लेकिन जब इस तरह का सियासी जो एक मॉब आ जाता है, जो हजूम आता है, और जो सबसे बड़ा एक वजह बनता है इसके फैलाव का, उसके ऊपर आप खामोश, हुकूमत भी हो जाती है, अदालती फैसले भी मौजूद है, उस पर भी अमल दरामद एग्जेक्टिव ने कराना है, हुकूमती फैसले भी मौजूद हैं। अभी कैबिनेट ने भी ये डिसीजन किया कि जनाब ऑर्गेनाइजर के ऊपर पर्चा किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जुर्माने किए जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि जो अगर पेशावर के जलसे के अंदर, और इंडिकेटर क्या है, दुनिया में सराहा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा उस जलसे की वजह से मुतासर हुआ है और कितने कैरियर बन के कितने लोगों को उसने मुलव्वस किया? नामुमकिन है, पता नहीं तो लग फिर सकता। यही है ना, आप लेकिन एक एक चीज है, सामने एक चीज गलत हो रही है जी और आप मुझे ब्रेक लेनी है, हुकूमत बनी हुई है, अदालती फैसले भी मौजूद हैं। अच्छा, लेटेस्ट तो में आपको बता दूं, यहाँ पे बैठ के शोर मचाने का क्या फायदा? लेटेस्ट में आपको बता दूं, ये बात अफसोसनाक भी है एक तरह से, ये जो मैं आपको बताने लगा हूं बात, कि सिंध में 4 महीने के बाद ये हुआ है, 4 महीने के बाद कि 1276 नए केसेस एक दिन के अंदर ये रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं किस तेज़ी से ये वबा फैल रही है। लेकिन मज़ाक़ा ख़ेज़ बात ये लगती है कि आप एक तरफ कहें कि लॉकडाउन हो रहा है जी, कराची में हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, पूरी दुनिया जो सराह रही थी, WHO कह रहा था पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है जी, बड़ा अच्छा इन्होंने रिस्पांस दिया है, सोशली भी और एहतियाती तदाबीर के तौर पर भी। पूछा जा रहा था, लेक्चर्स हो रहे थे कि जनाब बताएं कैसे आपने किया। अब सारी दुनिया हम पर हंसेगी कि ये कहाँ का लॉकडाउन है कि जहाँ पर जलसे हो रहे हैं, जलसों की इजाज़त दी जा रही है कि करें जनाब जलसे। तो ये अफसोसनाक है। नून लीग पर क्या वाकई पाबंदी लगने जा रही है? नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक आखिरकार एक इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। ब्रेक के बाद आपको बताएं। अब पता चला। अब पता चला। 20 साल से एक दरखास्त ज़ेर इल्तिबा थी, 20 साल से मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और ये LDA में बंदर बांट की थी और प्लॉट मनपसंद लोगों को तकसीम करने की थी। अब असद खरल साहब आखिरकार ये इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। वैसे जो इंक्वायरी 20 साल लेगी मुकम्मल होने में, वो मुझे तो नहीं इतनी चीज़ों का पता, लेकिन जब हम वकालत पढ़ते तब ये ज़रूर था कि FIR जो है अगर वो बहुत देर से दाखिल हो तो कमज़ोर हो जाता है केस। अब 20 साल में इंक्वायरी मुकम्मल हुई है तो क्या होगा? तो आग इन्होंने लगवाई, शहबाज शरीफ साहब के दौर में लगी, आपने देखा LDA के रिकॉर्ड जला, कचहरियों में रिकॉर्ड जला, कई लोग मर गए, दरखास्त आई थी 2000 में, आज से तकरीबन 20 साल से भी ज्यादा, अब तो 21 साल होने वाले हैं 2-3 महीने बाद। तो 20 साल कबल एक दरखास्त आई थी और उसमें यह बताया गया था कि नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला पंजाब, और अभी भी जारी बात है LDA का जो चेयरमैन होता है वो वज़ीर आला पंजाब होता है, कोई भी जो वज़ीर आला पंजाब होगा वो LDA का चेयरमैन भी होगा। तो लिहाजा एज ए चेयरमैन LDA और बतौर वज़ीर आला उन्होंने 1986 की पॉलिसी के मुताबिक अपने मनपसंद अफराद को प्लाट दिए, जो कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए की मालियत की आज उनकी मालियत बनती है। और एक प्लाट नहीं, 2 नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों प्लाट दिए, सैकड़ों, हाँ जी सैकड़ों दिए गए, और ऐसे ऐसे लोगों को प्लाट दिए गए। मैं तो कई साफियों को भी जानता हूं, जो बाद में दरखास्तें लेकर एक साफी जो है उसने आके वो लोग तो नहीं जो बाद में दरखास्तें लेकर जाते हैं। शकील रहमान को तो एक को 58 कनाल बख्श दी गई ना, वो तो एक कहानी और है। मामला ये है कि एक और भी जो लेटेस्ट दरखास्त थी, मेरी दरखास्त तो बड़ी एक्टिवली उस पर कार्रवाई शुक्र है हो गई है। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वही लोग तो फिर ज़ाहिर प्लॉट्स मिलते हैं तो फिर लोग दरखास्तें लेकर जाते हैं कि मियाँ साहब की तकरीर पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मैं इस वो तो फिर आना ही है ना, कनाइमस विद ईच अदर, और जो कहते हैं मुंह खाता है आंखें शर्माती हैं, फिर आकर सर्व तो करना पड़ता है ना। एक साफी जनाब मेरे पास आ गए, होटल में मैं ठहरा हुआ था कराची में, तो उन्होंने कहा जी आपने मेरे बारे में एक प्रोग्राम भी किया है और किताब में भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ साफियों के चेक भी छापे हैं कि ये नून लीग जो लाफाफा जर्नलिज्म की बानी है, तो वो जो चेक आपने मेरा लिखा है ना कि जो मैंने पैसे लिए थे जी, मैं क्या, उसने कहा वो मैंने लिए तो थे लेकिन बार जी एक और उसने वारदात डाल दी, अपने खिलाफ ही बात कर दी बेवकूफ़ी या 1.5 सियारी। उसने कहा जी वो पैसे जो थे ना वो असल में मुझे नवाज शरीफ साहब ने जो प्लाट दिया था ना, तो मैंने कहा जी प्लाट के हवाले से जो थोड़ी बहुत फीस है ना सरकारी, तो जनाब वो भी आपने देनी है। तो मियाँ साहब ने कहा ये कौन सी बात है, उन्होंने फाइल मंगाई, उसने सेक्रेटरी को बुलाया, इन्फॉर्मेशन को पता कौन सा फाइनेंस, हाँ उसने कहा जी इनको पैसे दे दो, ये चेक दे दो। अच्छा यानी प्लाटों के साथ उसने कहा जी पैसे, आपने कहा मेरे तो प्लाट भी नहीं है। लाहौर प्रेस यानी साफी अपनी साफी बेचारे इतने बेरोजगार हो चुके हैं सर, ये कोई मियाँ साहब से प्लॉट ही दिलवा देते, तो इस तरह के काम आप उनके लिए कर देते। उसामा साहब, मियाँ साहब जो है ना वो आम सहाफ़ियों को, छोटे सहाफ़ियों को मुँह नहीं लगाते।
वो सिर्फ उन जिस तरह से प्रिलाई के दौर में मैं बोला कि सबको प्लॉट मिल गए, देखिए जिनको मुंह लगाते हैं उनके लिए पिटीशन भी तो करते हैं। साहब मैं आपको बताऊं 2008 और 9 में 8 या 9 में मेरे सामने मैंने एक समरी देखी, समरी अप्रूव होकर आई। शहबाज शरीफ साहब ने एक सीनियर सहाफ़ी थे उस वक्त जंग ग्रुप के, उनको गुलबर्ग में 1 कनाल का प्लॉट दिया मेरे सामने। मैंने खुद वो समरी देखी कि वो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो बेचारों उसकी डेथ हो चुकी है जिसको 1 कनाल का प्लॉट मिला। उस वक्त के वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनको 1 कनाल का प्लॉट दिया गुलबर्ग में। और वो महंगा प्लॉट था। और तो अगली बात ये जिस तरह से मीडिया में अपने मनपसंद लोगों को नवाजते हैं, उस वक्त सारियां पॉलिसी देखिए पीआईडी की प्लॉट दे के, मैं आपको बताता हूं पैसे दे के, ये मैं आपको खुद खुद देखी। अभी तो ये नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं ना, ये शहबाज शरीफ को भी अगर देखेंगे तो उनके नाम पे भी मैं गया सुप्रीम कोर्ट में और मैंने कहा जनाब वो लिफाफे जो है पूरी कौम के सामने उनकी लिस्ट आनी चाहिए। आपको पता है 280 लिफाफों की लिस्ट आज भी सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद है जिन्होंने लिफाफे लिए सरकारी खजाने से और लोगों को जनाब ट्रक की बत्ती के पीछे झूठ यानी पैसे लेके जो बोलते हैं सरकार से, उनको साफी तो नहीं कहा जा सकता, वो तो दरबारी हो सकते हैं, साफी नहीं हो सकते। जो सरकारी लिफाफा लेता है किसी भी महकमे से, डिपार्टमेंट से, 280 की अभी एक लिस्ट आई है। उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी वकला चले गए कि जनाब जो दूसरी लिस्ट है ना प्लीज सुप्रीम कोर्ट उनका कि वो ना आने दे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम, आज तक वो लिस्ट अभी आनी बाकी। अच्छा, एक उसके बाद सर उसके बाद पीआईडी से मरियम साहिबा, अच्छा, और जो इस तरह यहाँ डीजीपीआर से कितने साफियों को कितने लाख रुपया, फिर गाड़ियां, फिर ड्राइवर, फिर पेट्रोल, फिर उनको घरों का खर्चा, उनके होटल का खर्चा, उनको बैरून मुल्क उनके टूर्स, उनको लिफाफे, बाकायदा उनको मुलाजम दिए गए। इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्तें हैं कि अगर आप बता दें तो मेरा ख्याल है कि 10-20% जो बड़े बड़े कॉलमिस्ट हैं, जो एंकर है, उसमें से बचेंगे। अगर आप जिन्होंने ये मुंह काला नहीं किया, बात कर रहे हैं इससे जिन्होंने मुंह काला नहीं किया भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं जानता हूं और ऐसे लोगों को कटहरे में लाना चाहिए जिन्होंने सरकारी पैसा खाया है। के दौर में वो जो वाइस चेयरमैन पीएचए रहे या वाइस चेयरमैन एलडीए रहे या इधर मुख्तलिफ ओहदों में जर्नलिस्ट रहे, तो उनके एसेट्स भी चेक करने चाहिए कि उनको कितने प्लॉट मिले या उन्होंने कितने प्लॉट। और अगली बात डॉक्टर साहब एक और आपको हैरान कुन इंकशाफ, आप सेक्रेटरी जनरल है प्रेस क्लब लाहौर के, आज जाके आपको मैं बता रहा हूँ, आप जाके वहां पर रिकॉर्ड चेक कर लें, गायब ना अगर हो गया हो। बहुत सारे हमारे जो बहुत सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, यानी जारी बात है चूंकि जुबैद बाल उनके हो चुके हैं, उन्होंने झूठे एफिडेविट दिए हैं, झूठे एफिडेविट दे के इधर जो गरीबों का माल है ना, जो गरीब साफी, जो कारकुन है, मजदूर जो है, कलम मजदूर है, उनका हक भी खा लिया है। यहां पे झूठे एफिडेविट दे के कि हमारा और कोई प्लाट हमने नहीं लिया, इधर से भी ले लिए, यहां से लिए हैं, झूठे एफिडेविट देके इस्लामाबाद से लिए हैं। हर इंसान के लिए घर देना हाउसिंग फाउंडेशन से लिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो एक अलग चीज है। फेडरल हाउसिंग फाउंडेशन से कोटा लिया, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के खाते से लिए, लाहौर के प्रेस क्लब के खाते से लिए, उसके अलावा जिस तरह स्पेशल नवाज शाद 1-2 कनाल के वो प्लाट लिए। तो मामला ये है कि ऐसे गंदे अंडे जो हैं, जो काली भेड़े हैं, जो फ्लैट्स लेते हैं अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के, जो आप प्लाट लेते हैं सर, चले जो आप मरात लेते हैं, ये तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप टीवी में बैठ छोटे भाई सुन ले, वो बड़े आपको सबसे पहले तो अपना दामन तो साफ हो जाएगी। सर सुन ले, शहबाज शरीफ साहब के बेटे बड़े होनहार हैं, उनको कमाल है, देखिए ना, ऐसे बेटे हों तो और क्या चाहिए। 29 लाख डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का लेन देन का सुराग अब मजीद पता लगा है कौमी इंतखाब ब्यूरो को। जैसे जैसे मेरा ख्याल है वादा माफ गवाह जैसे जैसे डिग आउट हो रही हैं चीज़ें, और अंदाज़ा लगाएं कि जी 18 अफराद हैं, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने 18 अफराद के जरिए 29 लाख डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है, और ज़्यादातर लोग इनमें से वो हैं जिनके नाम पर ही की गई है, क्योंकि बरतानिया गया ही नहीं। अब ये 29 लाख डॉलर का मतलब ये है कि कोई 50 करोड़ रुपया बनेगा। बाबर डोगर साहब 50 नहीं, मेरा ख्याल है कि काफी ओवरऑल तो ये 7 अरब की ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। हाँ जी, इसमें ये जो 18 अफराद वाला है के अलावा वो तो उनके हैं 177 ट्रांजैक्शंस हैं, और इसके अंदर जो नाम है ना, जिनके नाम पे की गई है, ज्यादातर तो वो लोग हैं जो उनकी कंपनी में जो रमजान शुगर में मजदूर थे, कोई नैब कासब था, कोई चपड़ासी था, और या कोई किसान गन्ना देने आया था, या कोई वहां पे वेंडर करीब में चनौड़ में था। अब इनके नाम जो है ना सुन के आप हैरान हो जाएंगे, जिनके नाम पे 29 लाख
डॉलर की ट्रांजैक्शन हो रही है। उसमें है जी उनकी शनाख्त हुई है फैज़ रसूल, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद शकूर, परवेज़, मोहम्मद कमाल, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद काशिफ, अनीस मुगल, फैसल रसूल, इफ्तिखार, निसार अहमद, बशीर, नूर आलम, मोहम्मद मूसा, यूनस, उमर हुसैन, मंसूर और अंजम अली के नाम जी। अब ये वो जो है जिन्होंने इस्मान एक्सचेंज कंपनी के जरिए हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने 177 ट्रांजैक्शन के जरिए 29 लाख डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। और इनका कहना यह है कि जनाब नायब शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है अब ये सारी चीज़ें जो है ये नादरा से जब डाटा मांगा गया इन लोगों की पता चला कि ये कौन लोग हैं, उन लोगों को पता भी नहीं था कि ये भी तो है नाम पर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन। बाबर साहब एक चीज ये भी देखिए कि ये जो सहूलियात फराम की जा रही हैं मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान का नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन यानी नादरा में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, जिसकी वजह से नैब ने इन्हें गोस्ट रिमिटर्स यानी गायब रकम भेजने वाला करार दे दिया है। मतलब जाली बंदे एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मॉडल्स पता है कि हारस स्टील वालों ने ये किया था कि शनाख्ती कार्ड है ना कोई भी उसकी की फोटोकॉपी आपकी तस्वीर वाला पोर्शन रहने दिया, वो नंबर नाम वगैरह जो है नंबर मेरा लगा दिया, एड्रेस डोगर साहब का काट के लगा रही, 3 चेपियां लगाई, उसके बाद शनाख्ती कार्ड फोटोकॉपी की, बैंक के मुलाजिम उसके बेस पे बैंक आगे क्या बोलते हैं बाबर साहब, बैंक साथ मिले हो जाएगी बाबर साहब, साथ मिले वो बैंक वाले। उस्तामा साहब ये जो रोज ये जो घोष ये अकाउंट सामने आ रहे हैं, वो 25 अरब की एफआईए की मनी लॉन्ड्रिंग के लद है, 21 अरब एक दफा आ गया, अब ये 29 लाख डॉलर एक दफा आ गए। ये अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर दफ़ा कह देते हैं कि जी मैंने तो एक धेले की करप्शन नहीं की, एक धेले की करप्शन की हो तो मुझे पकड़ लें, ये कर लें, वो कर लें। और वो जनाब जो पिछला रेफरेंस में उन्होंने वो भी कहा कि जी वो गलत है और जवाब उनके पास से है कोई नहीं है। पर ये खुदा का नाम है, आप एक दफ़ा बता ही दें कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आपने कितना इनकम टैक्स दिया, कहाँ से इतना पैसा आ रहा था जो आप बाहर भेज रहे थे। मेरा मतलब कि आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आपका फर्ज है कि आप अवाम को ये बताएं कि जनाब ये जो पैसा था इसका सोर्स क्या था, इसके जराए क्या थे। तल्लक रखते हैं 10 भैंसे को थोड़ी बात नहीं है, 10 भैंसे थी पूरी 10। अब 10 भैंसों से अरबों रुपए तो बनने थे ना, 10 भैंसें थी जिनकी कमाई थी, उनकी मजाक आप कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है सर वो दूध में से दूध की कमाई है 10 की जगह 10 भैंसों की कमाई थी, उन्होंने कहा उससे मुझे पैसा आ रहा था। अब वो 10 भैंसें जो है आप अंदाजा लगा लें जी और 10 बहुत ज्यादा होती है। वैसे ब्रेक लेते हैं। वैसे आप भी सोचे कभी आपको इस तरह कोई पैसे भेज रहे हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी बंदे ने नामालूम लोग पैसे भेजी जा रहे हैं आपके अकाउंट्स में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या मुज़ाकरात का कोई रास्ता है। शेख रशीद साहब इसका इशारा दे रहे हैं लेकिन पीडीएम कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन होश के नाखून ले और कैसे मुज़ाकरात होंगे जिसमें हुकूमत शामिल ना हो, उन मुज़ाकरात क्या फ़ायदा, बंद गली में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये एक ऑफ़र नज़र आ रही है और इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात हो सकते हैं सिवाय एनआरओ के। शेख रशीद साहब भी ये कह रहे हैं। तो असद खरल साहब आपको लगता है कि कोई मुज़ाकरात की कोई राह है या जिस तरह मरियम साहबा कह चुकी हैं कि जी मुज़ाकरात तो सिर्फ फ़ौज से होंगे, उनको पहले इनको निकाला जाए फिर ही मुज़ाकरात होंगे। और बाबर अमान साहब लीगल टीम का हिस्सा है हुकूमत की, वो तो ये कहते हैं कि जी इन बयानात की वजह से पाबंदी लग सकती है नून लीग पर। देखिए ये तो कहना कि जी फौज आए, ये तो ऐसे ही बाबर अमान साहब का बयान है जैसे कराची में गवर्नर नाज़िर नाफिज करने वाले थे। मामला ये है कि पाबंदियाँ इस तरह नहीं लगती। आप बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट के रिजर्वेशन भी आपको पता ही है, आप उन पे तो जिनकी इवन के ईवानों में नुमाइंदगी नहीं है, आप ऐसी जमातों पर पाबंदी नहीं लगा सके। और ये जमात जिसकी सूबाई असम्बलियों में, जिसकी सैनेट में, जिसकी कौमी असम्बली में इतनी ज़्यादा सीटें हैं, उसको आप कैसे बैन कर सकते हैं। दूसरी बात जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, जो मरियम साहबा वाली बात है, वो तो एक ऐसे ही उनका पता नहीं ख्वाब आया उनको या पता नहीं कहाँ से उन्होंने एक सालसी एक थ्योरी थी जो उन्होंने एक फीलर छोड़ा कि जनाब हुकूमत को भेजा जाए, हम फ़ौज के लिए मुज़ाकरात से तैयार हैं, ये होगा वो होगा। मामला ये है कि इमरान खान साहब हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये कुछ शेख रशीद साहब ने कुछ बड़े सुन लेना नहीं, अपोजिशन तैयार नहीं है। खान साहब जो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, हर इशू पे बात हो सकती है। अपोजिशन का मुज़ाकरात का एक ही मेन एजेंडा है जिसकी वजह से वो कहते हैं इमरान खान हमारे साथ मुज़ाकरात करे। वो ये कहते हैं कि हमें एनआरओ दे दो, नून लीग भी ये कहती है, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है, मानते नहीं है। लेकिन आपने देखा जब वो 34 में से 32 सिक्कों का लिया है साथ कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मांग रहे हैं। मामला ये है कि इमरान खान साहब ने फिर कैटेगोरिकली कहा है कि मैं मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन सिवाय
एक इशू के कि जो नैब और जो केसेस जो NRO इस पे बात नहीं होगी, इसके अलावा मुल्की मामलात के ऊपर हर बात हो सकती है टॉपिक पे। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपके करप्शन के केसेस इस पे इमरान खान कंप्रोमाइज कर ले, उनकी हुकूमत भी चली जाएगी ना। तो इमरान खान साहब फिर भी इस मामले में बिल्कुल उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, कोई ऑपोजिशन इस तरफ आएगी और कोई सीरियस डायलॉग हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली कहीं तो बैठकर बात करनी पड़ेगी, आपने कुछ भी करना है, रिफॉर्म्स करने हैं। फर्ज कीजिए चले मान लेते हैं कि जी इलेक्शन में रिगिंग हुई है, तो उसका भी कोई इन्होंने मैकेनिज्म बनाना है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरह से जाएंगे। आप चले अदालत में नहीं जाते तो पार्लियामेंट वो रिगिंग हुई होती तो जाते ना कहीं। कुछ भी है। एक मिनट। अच्छा, ये पाबंदी का मुझे बता दें, क्या मफरूर शख्स, क्या मुजरिम जो हो, सजाई याफ्ता हो और अदालत कह रही है कि मफरूर है, उसको अगर किसी पार्टी कहती है जी हमारा तो कायद वही है, तो फिर उस पर कोई पाबंदी नहीं? लेकिन देखिए ना, इलेक्शन कमीशन में जो पार्टी के कागजात जमा हुए हैं उसमें तो नवाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं है। अब वो उसको जो मर्जी कहते रहे, एज सच ऑफिशियली नवाज शरीफ का नून लीग के अंदर कोई ओहदा नहीं है, एक चीज तो क्लियर है। आपको पता है जब ये डिस्क्वालीफाई हुए थे तो इन्होंने जो सेनेट में जब वो कागज जमा करवाए थे तो वो उन्होंने सारे नून लीग के नहीं आज़ाद कैंडिडेट कर दिए थे कि जी नवाज शरीफ किसी पार्टी को का कोई ओहदा होल्ड नहीं कर सकते। तो अब ये वैसे जो मर्जी कहते रहे, आईनी और कानूनी तौर पर नवाज शरीफ की नून लीग के अंदर कोई हैसियत नहीं है। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है, आपने बात की पाबंदी की, समझ साहब पाबंदियाँ इस तरह नहीं लग सकती, इस तरह से पार्टियों में पाबंदियाँ नहीं लगा करती। दो बड़ी पार्टी, जैसा खलील साहब ने कहा, ये तो एम बस बात करने वाली है। लेकिन असल इशू जो मेरा है, ये जो डायलॉग की शेख साहब बात कर रहे हैं, मुझे तो ये डायलॉग होते नज़र नहीं आ रहे, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, डायलॉग किसी म्यूचुअल पॉइंट पे होते हैं ना कि ये पॉइंट्स हैं, इन पे बात हो सकती है। इलेक्शन रिगिंग बस अब बात तो सुनिए। वो ये कहते हैं जी कि पहले डायलॉग फौज से करेंगे, वो भी इस शर्त पर कि ये हुकूमत पहले इसको निकाले, फौज निकाले, फौज हुकूमत निकाले, इस बुनियाद पर इलेक्शन हो, बातचीत होगी। तो वो तो हुकूमत के साथ तो बातचीत का मसले ख़त्म हो गया, वो तो उन्होंने ऑप्शन ही सारे ख़त्म कर दिए। इमरान साहब कह रहे हैं कि मैंने NRO पे कोई बात नहीं करनी, जब वो NRO पे इनका यही कि जी इसके नैब को ख़त्म किया जाए, नैब रिफॉर्म लेके आए, इलेक्शन रिफॉर्म में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। अपोजिशन का कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की इमरान खान बात कर रहे हैं, किसी ने कोई बात की, कोई अप्रिशिएट किया किसी ने? साहब वो तो फायदा है, वो तो हुकूमत को बिल लेके आएगी ना सर, बात तो सुन ले, वो तो हुकूमत को बिल लेके आएगी कि चले जी ये इस पे ना अमेंडमेंट्स ले आए। वो तो ना अपोजिशन का इशू है, ना मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अगर चाह भी रही है तो अपोजिशन का वो इशू नहीं है। वो तो दो ही चीज़ें हैं सामने, डायलॉग के दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट अपोजिशन की तरफ से आया, वो ये है कि जी हुकूमत गिरेगी तो हम फौज से बात करेंगे। दूसरी तरफ जो है हुकूमत ये कह रही कि हमने NRO पे बात नहीं करनी, हमने नैब के हवाले से कोई बात नहीं करनी, तो फिर ये इन्होंने बाकी तो इनके इशूज ही नहीं है, बाकी तो अवाम तो महंगाई, इलेक्शन रिफॉर्म, ये इशू नहीं है अपोजिशन का। ये तो इशू है ही नहीं है। असेंबलियों के अंदर महंगाई या जो इलेक्शन रिफॉर्म की बात होती है, ये तो उनका एजेंडा ही नहीं है, ये तो उनका मामला ही नहीं है। लेना तो है ना, हुकूमत में दोबारा लेना। समझ साहब को इस टाइम मेरी एक बात सुन लें, एक चीज समझ लें, ये जो सड़कों पे आए हुए हैं, ये जो जलसे कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाया जाए कि ये नैब ने, जिस तरह मियाँ साहब बाहर भागे हुए हैं, उनका सारा ख़ानदान बाहर है, लंदन में बैठा हुआ है, और इसके बाद जरदारी साहब, ये वो सारे जितने भी नैब के शिकंजे में हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ये हुकूमत पे उन्होंने एक पूरा प्रेशर चढ़ा दिया है कि जनाब आप हमसे मुज़ाकरात करें इस इशू पे कि हमारे बंदे छोड़ें और ये नैब शाहिद खान अब्बासी सुने, आप इनकी स्टेटमेंट सुने। शाहिद खान अब्बासी या राना सनाउल्लाह ये बारहा कह चुके हैं कि जी नैब को खत्म किया जाए। ये क्या जी पाकिस्तान में नैब इकट्ठे नहीं चल सकते, जो है वो भी, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो भी इस हवाले से बेतहाशा स्टेटमेंट से बिलावल भी दे चुके हैं। जी तो अपोजिशन का 1 पॉइंट एजेंडा है, अगर वो हुकूमत से डायलॉग करेगी तो वो ये कि जी नैब को खत्म किया जाए। अच्छा, बनाया खुद था, अब बुरा लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी चल रहा है, नैब भी चल रहा है, वैसे वो कहते हैं बात कारण जलसों का सिर्फ एक ही मकसद है कि दो जो फैमिलियां हैं ना, और उनके हवारी और दरबारी, यानी शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, इनको ही और इनके हवारियों दरबारों की जो लूट मार है, जो अरबों रुपए के केसेस है, जो इंक्वायरी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो रेफरेंस है, वो सारे खत्म हो जाए। अच्छा, इन लोगों को आजाद कर दिया जाए,
तो बिलावल साहब ये जलसों का मकसद है, इसके अलावा कोई और डिमांड नहीं। तो फिर डायलॉग कौन सी है? मुझे तो ये इस तरह मुझे कोई डायलॉग क्लियर कर दिया है कि हम कोई डायलॉग नहीं करेंगे। या तो फिर इमरान खान साहब का जो बयानिया है ना, इमरान खान साहब को उस बयानी से नीचे आना मरियम साहिबा की इस ऑफर के बावजूद, पेशकश के बावजूद फौज ने रिजेक्ट कर दिया। आर्मी चीफ ने, DGISPR ने कहा कि जनाब जो भी हुकूमत होगी हम उसका साथ देंगे। जुबैर साहब अब जो 2 माह पहले से हुआ था, तभी तो सारा काम खराब हुआ है। शेख साहब जो बात कर रहे हैं कि डायलॉग होने चाहिए, अपोजिशन बंद गली में चली गई है, वो तो खुद वैसे फिर उसको अगर एग्जिट देना चाह रही है गवर्नमेंट, तो फिर उसको फिर वो तो कह रहे हैं अपने बयानिए से नीचे आना पड़ेगा। करप्शन के अलावा सर इमरान खान साहब को इसके अलावा और कोई डायलॉग ही नहीं है, और कोई ऐसा इशू इमरान खान साहब अपने बयानिए से करप्शन के खिलाफ उससे जो कार्रवाई पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। अच्छा, बिलावल ने कहा है, सिर्फ यही मामला है, तो इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते। मरियम भी कह रही है, बिलावल सारी के जी जनवरी में हुकूमत जा रही है, क्या फायदा, इसको ज्वाइन कर लिया गिलगित बल्तिस्तान में आजाद उम्मीदवारों ने, देख लेंगे। तो अगर ये हुकूमत नहीं जाती जनवरी तक, सबका यही ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पंजाबी दी मिसाल है, कामा दे आके ढोर नहीं मरते। गल है कि वो कहते थे कि कमों के कहने से भैंसे नहीं मरती। मामला ये है कि ख्वाब है, दिन में भी क्या होगा। मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताएं, जमहूरियत के लंबरदार मुझे ये बता दें, जनवरी में हुकूमत कैसे खत्म हो सकती है? मुझे बता दे, तरीका बता। हो गई वो बात, मुझे बताएं। वोट को इज्जत दो, जनवरी में हुकूमत कैसे खत्म होगी? वही तो अर्ज कर रहा हूं, ये वोट की इज्जत है। अगर आज जनवरी में हुकूमत अगर खत्म होती है तो वो किसकी इज्जत है? वोट की इज्जत है। अपोजिशन के पास ही मुज़ाकरात के लिए एक ऑफर आई हुई है। शेख रशीद साहब तो ये भी कह रहे हैं कि ये अगर समझते हैं कि ये कोरोना वायरस फैलाकर हुकूमत को शिकस्त दे लेंगे ये जलसों की वजह से, तो ये शिकस्त नहीं दे सकते। वो भी शेख रशीद भी बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि सारा कुछ हो रहा है। डायलॉग की आपने कही मुज़ाकरात की ऑफर है, कौन सी ऑफर है? मुझे तो शेख रशीद साहब तो यही कह रहे हैं ना कि डायलॉग की तरफ आए। सर किस चीज पे शेख रशीद साहब, ये मुझे मैं उनसे स्टेटमेंट दे दी है उन्होंने, अपोजिशन के पास में क्या बचेगा? किस एजेंडे पे डायलॉग होंगे? वो तो अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए। मेरा शेख रशीद साहब से सवाल है, किस नुक्ते पे डायलॉग होंगे? अपोजिशन कह रही है हुकूमत ओढ़े, या हम बात करेंगे नैब के ऊपर, या ये जो सारा चक्कर चला हुआ है इसके ऊपर, ये जो नैब के हवाले से पकड़ दकड़ हो रही है, नहीं जाती मुझे एक बात है, इमरान खान उस पर बात नहीं करना चाह रहे, तो फिर किस पॉइंट पे बात करें? हुकूमत तोड़ने के एजेंडे पे आर्मी नहीं आना चाहते। फिर जनवरी के बाद क्या होगा जब अपोजिशन अगर नहीं होगा? 2023 तक तो यही हुकूमत है, आईनी कानूनी तौर पर पाकिस्तान में अब अदलिया भी आजाद है। अब ना तो शब खून मारा जा सकता है, ना 58(2) भी है, फिर कोई नई चीज और अदम एतमाद आप ला नहीं सकते। आप सेनेट में मार्च में तो सेनेट में और ज्यादा अक्सरियत आ गई। पाकिस्तान में जलसे जुलूसों से कोई हुकूमत जाती नहीं देखी। इमरान खान साहब ने जलसों का शौक पूरा कर लिया, हुकूमत नहीं गई। तारुल कादी साहब ने कर लिया, कोई हुकूमत नहीं गई, तो ये हुकूमत जलसों से तो नहीं जाती। चले सर, खत्म हो गया है प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।